हेलो स्टूडेंट, आज हम आप लोगों को कल के वीडियो जो बताए थे उसके आगे उस आज में विधि शक्ति के विस्तार के नामक पाठ के तीसरे भाग को बताने जा रहा हूँ। जैसे पिछले भाग में आप लोगों को कर्नाटक युद्ध के बारे में मैंने बताया था कि फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच तनाव बढ़ते गए और तनाव बढ़ने के कारण जो है वह यहाँ की लोकल जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें मतभेद के कारण एक तरफ अंग्रेज दूसरे तरफ फ्रांसीसी शामिल हो गए और उस शामिल होने के बाद जो है इन लोगों ने जो है युद्ध किया और इस युद्ध को कर्नाटक का प्रथम द्वितीय और युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसके बाद आता है बंगाल की विजय। 1700 ईस्वी में मुर्शिद कुली खान को मुगल सम्राट ने बंगाल का दीवान नियुक्त किया और केंद्र में कमजोर शासन का लाभ उठाते हुए मुर्शिद बंगाल का आभासी शासक बन गया। और 1707 ईस्वी में हाजी शक्ति की मृत्यु के बाद उसने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित कर दी और 1719 ईस्वी को उसने उड़ीसा की दीवानी भी प्राप्त की। 1727 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई और मुर्शिद के बाद उसके दमाद शुजाउद्दीन को 1733 में बंगाल और उड़ीसा का सूबेदार नियुक्त किया गया और बिहार में भी उसके नेतृत्व में जोड़ा गया और 1739 ईस्वी को उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसके पुत्र सरफराज खान ने पदभार संभाला, लेकिन 1740 ईस्वी में बिहार के उप गवर्नर अलीवर्दी खान ने उसके खिलाफ विद्रोह किया और उससे सत्ता छीन ली। इसके कार्यकाल के दौरान मराठों ने फ्रांस पर हमला जारी रखा, जिसके परिणाम स्वरूप 1751 ईस्वी में संधि हुई और इस संधि के अनुसार अलीवर्दी खान ने मराठों को वार्षिक राशि 12 लाख रुपए देने और उड़ीसा से राजस्व एकत्र करने का अधिकार देने पर सहमति व्यक्त की। अलीवर्दी ने 1756 अलीवर्दी की जो है 1756 ईस्वी में मृत्यु हो गई। इसके बाद उसका पुत्र मिर्जा मोहम्मद सिराज उद दीना गद्दी पर बैठा और अपने कार्यकाल के दौरान प्लासी का उसके शासनकाल में प्लासी का युद्ध हुआ और इसके अंग्रेजों को भारत में अपना शक्तिशाली उपनिवेश बनाने का मार्ग प्रशस्त किया। बंगाल भारत का सबसे उपजाऊ और समृद्ध भागों में से एक था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्णय लिया और प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में लड़ा गया। तो प्लासी का जो युद्ध है वो 1757 ईस्वी में प्रारंभ हुआ और ब्रिटिश कंपनी ने 1717 ईस्वी में मुगल सम्राट फर्रुखसियार ने के शाही फरमान के अंतर्गत विशेषाधिकार प्राप्त कर लिया था और यह फरमान कंपनी को बंगाल में बिना कर वस्तुओं के आयात और निर्यात करने की स्वतंत्रता देता था। ऐसी वस्तुओं के आवागमन के लिए दस्तक जारी करने का अधिकार देता था। कंपनी ने कर्मचारियों को व्यापार करने की अनुमति दी, लेकिन इस फरमान के अंतर्गत वे नहीं आते थे। मुर्शिद कुली खान ने अलीवर्दी खान तक बंगाल के सभी नवाबों ने 1717 के फरमान के अंग्रेजों ने गलत अर्थ पर आपत्ति जताई, लेकिन 1756 ईस्वी को जब सिराजुद्दौला सिंहासन पर बैठा तो अपना यह मामला प्रमुखता से आया। सिराजुद्दौला यूरोपियों को व्यापारियों के रूप में रहने देने के लिए तैयार था, न कि स्वामी के रूप में। माने सिराजुद्दौला था और सोचता था कि ये लोग केवल व्यापारी के तौर पे रहे, न कि जो है वह एक शासक के रूप में अपने को स्थापित करें और इससे अंग्रेजों और फ्रांसीसी दोनों अपने दुर्गों को ध्वस्त करने के लिए दूसरे से लड़ने से दूर करने का आदेश दिया और फ्रांसीसियों ने अपने आदेश का पालन किया, लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। इसलिए उसने कासिम बाजार के कारखाने पर आक्रमण कर दिया और फोर्ट विलियम पर कब्जा कर लिया। 146 अंग्रेज बंदी बना लिए गए और उन्हें बहुत ही छोटे कमरे में बंद कर दिया गया और जिससे जो है
उनकी 20 जून 1756 ईस्वी को दम घुटने से 123 लोगों की मृत्यु हो गई और 23 की बच पाए, जिसे काल क्रोधी की घटना या ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है। चेन्नई में नेहरू ने रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल के लिए राहतकारी सेना भेजी। क्लाइव ने सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति मीर जाफर के साथ षड्यंत्र रचा और 23 जून 1757 ईस्वी को क्लाइव ने प्लासी की ओर से चढ़ाई की, जो नवाब की राजधानी मुर्शिदाबाद के पास थी। जैसा कि पहले से तय था कि सिराजुद्दौला के प्रधान सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजी सेना के खिलाफ हथियार नहीं उठाए। दूसरी ओर नवाब के सैनिक युद्ध के मैदान से भाग गए। बाद में नवाब मारा गया और मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। जैसा कि क्लाइव ने वादा किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से कर मुक्त व्यापार करने का निर्विवाद अधिकार प्राप्त हुआ और कलकत्ता के पास 24 परगना के जमींदारी और कलकत्ता पर हमले के लिए 17.7 करोड़ रुपयों का मुआवजा मिला और कंपनी ने 1757 ईस्वी में कलकत्ता से अपनी पहली टकसाल खोली। और फिर भी प्लासी का युद्ध बंगाल के पूर्ण स्वामित्व के संघर्ष का अंतिम दौर नहीं था। एक और युद्ध बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध मीर जाफर ने जल्द ही महसूस किया कि कंपनी और उसके अधिकारियों की पूर्ण मांगों का पूरा करना असंभव है। नवाब की अपनी अपेक्षाओं को पूरा करने और असमर्थता की आलोचना करने लगे। परिणाम स्वरूप 1760 ईस्वी में उन्होंने उसे अपने दामाद मीर कासिम के पक्ष में पद छोड़ने के लिए मजबूर किया, जिससे वर्तमान मिदनापुर चटगांव जिले की जिम्मेदारी प्रदान करके अंग्रेजों को पुरस्कृत किया। हालांकि मीर कासिम अंग्रेजों की उम्मीद पर खरा नहीं उतरा और जल्द ही बंगाल में अपनी स्थिति और योजनाओं के खतरे के रूप में उभरा। मीर कासिम एक युवा, ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी शासक था जो स्वतंत्र होना चाहता था। उसने कलकत्ता से दूर एक स्थान मोंगूर में अपनी राजधानी को स्थापित कर लिया और उसने अपनी सेना को प्रशिक्षित करने के लिए विदेशी विशेषज्ञों को विद्युत किया। बक्सर के युद्ध का पहला कारण बंगाल की प्रभुत्व शक्ति के लिए अंग्रेजों और नवाब के बीच संघर्ष था। मीर कासिम के आंतरिक व्यापार पर सभी करों को अभिभूत करने का कठोर कदम उठाया गया। इस प्रकार अपने मैप पर एक रियायत दे दी जिसे अंग्रेजों ने बलपूर्वक लगाया था, लेकिन विदेशी व्यापारी अपने और भारतीयों के बीच समानता का सहन करने के मन में नहीं बना पाए थे। मीर कासिम ने 1763 ईस्वी में कई युद्धों में हराया गया और वह अवध से भाग गया, जहां उसने अवध के नवाब सिराजुद्दौला और भगोड़े मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ गठबंधन किया और 1764 ईस्वी में 3 सहयोगी दलों ने बक्सर में कंपनी की सेना के साथ टक्कर ली और बुरी तरह हार गए। बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था, क्योंकि यह भारतीय शक्तियां बंगाल और अवध और संयुक्त सेनाओं पर अंग्रेजी सेना की श्रेष्ठता का प्रदर्शन करता है। युद्ध में अंग्रेजों की मजबूती से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के स्वामी के रूप में स्थापित किया गया। उनको मने दीवानी मामले मिल गए और शाह आलम द्वितीय ने, जो अभी भी मुगल साम्राज्य का एक नाममात्र प्रमुख शासक था, कंपनी ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली और बदले में अंग्रेज उसे 26 लाख रुपए की पेंशन देने की सहमति की। इस प्रकार बंगाल पर उसका नियंत्रण बैठ हो गया और कारा और इलाहाबाद जिलों को शाह आलम को दिया गया और 1765 में मीर जाफर के युद्ध के पश्चात उसका पुत्र निजाम उल दौला सिंहासन पर बैठा और उसने संधि कर ली।
अब नवाब को अपनी अधिकांश सेना विकसित करनी पड़ी और कंपनी द्वारा नामित उप सूबेदार के माध्यम से बंगाल का प्रशासन चलाना पड़ा। अवध के नवाब को कंपनी को 5 लाख रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान करना पड़ा। इसके अलावा दोनों ने एक गठबंधन पर हस्ताक्षर किए जिसके द्वारा कंपनी ने किसी भी बाहरी आक्रमण के समय नवाब का समर्थन करने का वादा किया था, बशर्ते वह अपनी सहायता के लिए भेजे गए सैनिकों की सेवाओं के लिए भुगतान करेगा। इस गठबंधन ने नवाब को कंपनी का एक आश्रित बना दिया। अंग्रेजों ने बंगाल के पाने के अधिग्रहण को मजबूत करने के लिए उनके कब्जे और मराठों के बीच अवध को अभय राज्य के रूप में उपयोग करने का निर्णय लिया था और बंगाल की उसकी सफलता के परिणामस्वरूप रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल का प्रथम राज्यपाल नियुक्त किया गया। उसने बंगाल और दक्कन के दोनों ब्रिटिश शक्तियों को समेकित किया, जिससे दोहरी एवं सरकार नामक बंगाल में एक नई प्रशासनिक प्रणाली की शुरुआत की गई। अब हम आगे अगले वीडियो में यह दोहरी प्रशासनिक व्यवस्था, साम्राज्य का विस्तार और मैसूर युद्ध के बारे में बताएंगे।